नमस्कार, एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन आज बात करेंगे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय सेमेस्टर मानव भूगोल के बारे में, जिसमें एग्जाम में पिछले साल आए हुए प्रश्नों और आने वाले एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें जो है आपका प्रश्न पत्र है वो 80 नंबर का रहेगा, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न 10 देखने को मिलेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। और उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है वो निम्नात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो प्रत्येक प्रश्न लगभग 12 नंबर का होगा, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को करना है। अभी अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो है संभववाद से क्या तात्पर्य। संभववाद का अर्थ होता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से एकदम स्वतंत्र होता है। भौतिक वातावरण और उसकी शक्तियां मानव और उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं करती और न ही उसमें रुकावट डालती है। वे मानव को अवसर प्रदान करती है और मानव आवश्यकता अनुसार अपनी मानसिक क्षमता एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार अवसर का उपयोग करता है। इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। संभववाद का अर्थ होता है कि मानव जो है वो प्रकृति से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। मानव मानव को प्रकृति के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपनी आवश्यकता अनुसार या क्षमता अनुसार कुछ भी कर सकता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपके निश्चयवाद से क्या आशय है। निश्चयवाद से क्या आशय, वह सिद्धांत निश्चयवाद का अर्थ निश्चयवाद का अर्थ है वह सिद्धांत जिसके अनुसार वातावरण की तुलना में मानव शक्तियां प्राय महत्वहीन तथा अप्रभावी मानी जाती है। नियतिवाद अथवा निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। निश्चयवाद का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता, इसको प्रकृति के अनुसार ही जीवन यापन करना पड़ेगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि मानव जो है वो क्या होगा, प्रकृति का दास होगा। अगला जो प्रश्न है वो आपके जलवायु के बारे में बताइए। जलवायु का अर्थ होता है किसी भी स्थान पर मौसम, बहुत लंबे समय के मौसम के बारे में जानकारी होना। किसी क्षेत्र विशेष के एक लंबे समय तक के मौसम के सामान्य तत्वों जैसे तापक्रम, वायुदाब, वर्षा, वायु आर्द्रता आदि आदि की औसत दशाओं के योग को जलवायु की संज्ञा दी गई है। इन मौसमी तत्वों के दैनिक, मासिक, ऋत्विक तथा वार्षिक औसत का परस्पर आंकलन करके विसरण एवं बारंबारता निकाली जाती है। ये आंकड़े विभिन्न मौसम केंद्रों से संग्रहित किए जाते हैं। मौसम का अर्थ होता है किसी स्थान के एक लंबे कार्यकाल के मौसम को ही क्या कहेंगे, अपन जलवायु कहेंगे। यानी कि एक लंबे समय लगभग 30 या 35 वर्षों तक वहाँ का मौसम कैसा होगा, कैसा था, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान कैसा था, उसको ही अपन क्या बोलेंगे, जलवायु। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में। नेक्स्ट पर्सन है पिग्मी जनजाति क्या है। पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन के संगन वनों में निवास करने वाली पिग्मी काले नाटे कद के निग्रिटो प्रजाति के लोग है। इनका कद 1.5 मीटर तक होता है। नाक चपटी, होठ मोटे तथा सिर पर चल्लेदार गुच्छों के समान बाल होते हैं। पिग्मी लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आखेट है। ये लोग आदिम प्रकार की छोटी झोपड़ियों में निवास करते हैं, जो 2 मीटर व्यास की व 1.5 मीटर ऊंची होती है। ये पिग्मी जनजाति जो है वो मुख्य रूप से आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने मिलेंगी, और उसमें भी कहाँ पर, कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन में बेल्जियम है, कांगो है, युगांडा जैसे देशों में देखने को मिलेगी। इनका जो कद होता है वो काले काले कलर के होते हैं और नाटे होते हैं। और ये निग्रिटो प्रजाति यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति के लोग हैं। और ये जो है वो कहाँ रहते हैं भाई, इनकी जो झोंपड़ियों का व्यास होता है वो 2 मीटर होता है। यानी कि इनकी जो झोंपड़ियों की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपका है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या घनत्व एक ऐसा बैरोमीटर है जिसके द्वारा मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तनशील संबंध की सूचना मिलती है। किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये मनुष्य भूमि अनुपात को स्पष्ट करता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही अपन क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही अपन क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपका निग्रिटो प्रजाति से क्या तात्पर्य है।
ये विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है। अपने उद्गम स्थल से सबसे पहले यही प्रजाति स्थानांतरित हुई तथा अन्य प्रजातियों द्वारा बाहर की ओर हटाए जाने के कारण ये महाद्वीपों के छोर तक पहुंच गई और ये लोग अफ्रीका, भूमध्य रेखीय वनों, श्रीलंका, मलाया, अंडमान द्वीप समूह आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। निग्रिटो जनजाति जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है, जो सबसे पहले क्या हुई थी भाई, स्थानांतरित हुई। यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग पहले वो कौन सी जाति से संबंधित थे, निग्रिटो जनजाति से हुई है। दूसरे लोगों के कारण, इनका शोषण होने के कारण ये पूरे विश्व में स्थानांतरित हो गई और आज ये कहाँ, महाद्वीपों के छोर पर, यानी कि महाद्वीपों के सबसे अंतिम भाग पर रह रही है। और इनका जो निवास स्थान है वो मुख्यतः आपके अफ्रीका है, भूमध्य रेखा, श्रीलंका, मलाया और अंडमान द्वीप समूह पर ये आज के वर्तमान समय में पाई जाती है। अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मानव अधिवास क्या है? अधिवास का मतलब होता है मनुष्य का आवास या रहने का स्थान। मानव अधिवास से तात्पर्य मानव द्वारा रचित उस रचना से है जो उसके रहने अथवा कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई है। यह अधिवास मानव के सांस्कृतिक वातावरण के एक अभिन्न अंग होते हैं, जिनके निर्माण में उसके भौतिक परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। मानव अधिवास, अधिवास का मतलब होता है रहने का स्थान। यानी कि मानव अधिवास से तात्पर्य है मानव द्वारा रचित उस रचना से या जहाँ पर वो रहता है या फिर अपना निवास स्थान करता है, उसके लिए उसको सांस्कृतिक वातावरण और भौतिक वातावरण में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे मानव को अपना निवास बनाना है, घर बनाना है, तो वो क्या करेगा, अगर पहाड़ी इलाके में घर बनाना है तो वो पहाड़ को पहले तोड़ेगा और उसके अनुसार अपना क्या बनाएगा, घर बनाएगा। तो वो सांस्कृतिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण में अधिवास या आवास बनाने के लिए परिवर्तन करता है। अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अपना जो अगला प्रश्न है वो प्रवसन से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय द्वारा देशांतरण या भौगोलिक एवं स्थान संबंधी आवागमन को साधारणतः प्रवास या प्रवसन कहा जाता है, जिसमें मानव वर्ग एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य नए भौगोलिक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगता है। प्रवसन का से तात्पर्य यह है कि मानव किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि मानव किसी कारणवश अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता। हो सकता है वो बेहतर रोजगार के लिए जा रहा हो या फिर बेहतर शिक्षा पाने के लिए जा रहा हो, तो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने को अपन क्या बोलेंगे, प्रवसन बात कहेंगे। अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो आपके अगला जो प्रश्न है वो आपके नगरीकरण क्या है? नगरीकरण या शहरीकरण क्या है? नगरीकरण या शहरीकरण का अर्थ है गांव की जनता या गांव के लोगों का नगरों की ओर जाना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण। ध्यान दो, नगरीकरण प्राथमिक व्यवसायों से धीरे धीरे या तीव्र गति से द्वितीय व तृतीय व्यवसाय की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति है। नगरीकरण प्राथमिक व्यवसाय का अर्थ होता है गांव में जो लोग खेती करते हैं उसको अपन प्राथमिक व्यवसाय कहेंगे। द्वितीय व्यवसाय का अर्थ है उद्योग धंधे स्थापित करना और तृतीय व्यवसाय का अर्थ है सेवा से संबंधित। तो नगरीकरण का अर्थ ये है कि जो लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय या तृतीय क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं, तो वो किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, शहरों की ओर। ये व्यक्तियों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय क्षेत्रों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। नगर किसी भी देश के सामाजिक एवं औद्योगिक विकास स्तर के आधार स्तंभ होता है। दूसरी बात शब्दों में अपन बात करेंगे तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार गांव के लोगों का नगर की ओर जाने को ही क्या कहेंगे, नगरीकरण। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों में जाते हैं, इसलिए नगरीकरण है। और नगर जो है वो किसी भी नगर जो है किसी भी देश के सामाजिक व औद्योगिक विकास स्तर के आधार स्तंभ होते हैं, क्योंकि नगरों में ज्यादातर क्या होता है, औद्योगिक विकास होता है, क्योंकि वहां पर उद्योगों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं वो आसानी से मिल पाती है। अभी अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो आपके केंद्रीय व्यापार स्थल क्या है? सीबीडी। सीबीडी का मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये नगर के हृदय स्थल के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमेरिकन शब्द है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अधिक भीड़ भाड़, ऊंची ऊंची इमारतें, बहुमंजिले तथा बहुकायिक भवन, महंगी भूमि, अत्यधिक क्रय विक्रय, कम
चौड़ी दुकानें, अधिक किराया, जनसंख्या का न्यून रात्रि घनत्व, आवासीय इमारतों का अभाव तथा परिवहन घनत्व इस क्षेत्र के मुख्य भौगोलिक लक्षण है। यहाँ फुटकर दुकानें होती है। केंद्रीय व्यापार स्थल का मतलब होता है कोई बड़ा शहर है तो वहां पर एक ऐसा स्थान होगा जहां पर सारे व्यापारिक काम होते हैं, या फिर उस शहर के ज्यादातर जो क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी काम है वो उसी स्थान पर होंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे? केंद्रीय व्यापार स्थल। यानी कि वहां पर बहुत सारे बड़ी बड़ी इमारतें होगी, बड़ी बड़ी दुकानें होगी, छोटी दुकानें भी होगी। वहां पर अपनी आवश्यक की सारी वस्तुएं मिल जाएगी और सभी प्रकार का वहां व्यापार हो जाएगा, सभी वस्तुओं सेवाओं से संबंधित व्यापार हो जाएगा। उसी को अपन क्या बोलेंगे? केंद्रीय व्यापार स्थल। अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपके निम्नात्मक प्रश्न। पहला जो है वो आपका प्रश्न है वो है नियतिवाद या निश्चयवाद की परिभाषा एवं मूलवाद। अब नियतिवाद या निश्चयवाद क्या होता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद की मूल अवधारणा। निश्चयवाद को पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद भी कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार मानव को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देश की अनुपालन करनी चाहिए, अर्थात मानव तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। प्रकृति ने मानव को बनाया, यही इस विचारधारा का प्रमुख आधार। और इस विचारधारा का जन्म या विकास जर्मनी में और इसका जनक फ्रेडरिक रेटजोल को माना जाता है। जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक रेटजोल ने एक अवधारणा दी थी, निश्चयवाद अवधारणा। ये अवधारणा ये कहती है कि जो मनुष्य को जीवन मिला है वो प्रकृति की देन है, इसलिए मनुष्य को जो है वो जीवन है वो प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, न कि प्रकृति का हनन करके जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि प्रकृति ने जिस प्रकार उसको जीवन दिया है प्रकृति की शर्तों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे। फिर है रेडजोल महोदय के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं। रेडजोल महोदय ये कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण जैसे धरती या फिर धरातल की बनावट है, जलवायु, ये सभी मानव, इनके बीच में मानव और इनके बीच में आपस में संबंध पाए जाते हैं। जैसे धरती की बनावट है तो धरती मुख्यतः जैसा धरती इलाका होगा या जैसा भौतिक प्रदेश होगा उसी अनुसार मानव वहां पर रहेगा। जैसे अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां मानव से कम जीवन व्यतीत करना चाहेगा, मैदानी भाग है तो वहां पर मनुष्य जो है वो ज्यादा रहना पसंद करेगा। और जलवायु जहाँ पर मनुष्य के रहने योग्य जलवायु है वहां पर मनुष्य ज्यादा रहेगा, और विषम परिस्थिति वाली जलवायु तो वहां मनुष्य कम निवास करेगा। जिनमें पर्यावरणीय तत्व अधिक प्रभावशाली होते हैं जो मानव क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं, और जहां पर पर्यावरण तत्व ज्यादा प्रभावशाली होते हैं वो मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे अपने बता कि अगर विषम परिस्थिति है तो वो प्रकृति की देन है, तो वहां पर मानव जीवन व्यापन नहीं कर पाएगा, तो मानव की क्रियाकलापों या गतिविधियों को जो है वो जलवायु नियंत्रित करेगी। इस प्रकार मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरणीय निश्चयवाद दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात पर्यावरण के अनुसार मुख्यतः पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निश्चयवाद के अनुसार जो है वो मनुष्य के जीवन या मनुष्य के व्यवहार पर जो है प्रकृति का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है, और इसमें जो मानव के व्यवहार को निर्धारण करने में से महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी वो रहेगी आपके प्राकृतिक पर्यावरण की, यानी कि जो प्रकृति का द्वारा प्रदत्त पर्यावरण है उसके अनुसार ही मनुष्य को जीवन व्यापन करना पड़ेगा। इससे आगे बढ़कर मनुष्य जीवन व्यापन नहीं कर सकता। ये जो अवधारणा दी थी वो फ्रेडरिक रेटजर ने बोली थी, यानी कि प्रकृति ने जिस प्रकार मनुष्य को जीवन दिया मनुष्य को उसी प्रकार जीवन जीना चाहिए। जैसे अगर पहाड़ बनाए है तो मनुष्यों को ये कहा गया है कि आप पहाड़ों का आनंद नहीं करोगे, आपको मैदानी भागों में ही रहना है, पहाड़ों को आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। निश्चयवाद विचारधारा के चिंतक एवं समर्थक। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, निश्चयवाद परंपरा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की। मानव जीवन और पर्यावरण के अटूट संबंधों को लेकर प्राचीन काल से ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। मानव जीवन और प्रकृति के बीच में संबंध को लेकर प्राचीन समय से जो है ग्रीक विद्वानों
ग्रीक विद्वानों द्वारा जो है प्राकृतिक तत्वों को स्वीकार किया गया। ग्रीक विद्वानों के द्वारा यही माना गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो प्रकृति का देन है, इसलिए प्रकृति सर्वोपरि है। प्राचीन दार्शनिकों ने माना है कि मानवीय बुद्धि, शारीरिक गठन और युद्ध कौशल आदि जलवायु एवं मिट्टी की गुणवत्ता से सीधे तय होते हैं। प्राचीन जो विद्वान है उन्होंने माना है कि मनुष्य की जो मानव बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है या फिर शारीरिक जो संरचना है या फिर जो उनका युद्ध कौशल है, वो सभी जो है वो जलवायु और वहाँ की मिट्टी से ही संबंध रखते हैं। यानी कि जिस प्रकार की जलवायु होगी, जिस प्रकार की वहाँ की मिट्टी होगी, व्यक्ति में उसी प्रकार की बुद्धि, उसी प्रकार की शक्तिशाली बुद्धि या शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल होगा। यानी कि अगर विषम परिस्थितियां है तो वहाँ का व्यक्ति जो है वो, उसका शरीर जो है वो अधिक कठोर व अधिक शक्तिशाली होगा। अब कुएलिस सर्चिल सैंपुल के विचार। इस विचारधारा की प्रबल समर्थक कुए सैंपुल के अनुसार मानव मोम या प्लास्टिक के पुतले के सदृश्य है, जिस पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तथा वो अपने को उसी के अनुकूल समायोजित कर लेता है, अर्थात मानव पृथ्वी तल की उपज है। इस विचारधारा की प्रबल समर्थक कुछ सैंपल के अनुसार मानव जो है वो किसके समान है भाई, मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है। यानी कि जिस प्रकार मोम और प्लास्टिक का पुतला कमजोर होता है, जिसको अपन जिस ही आकार में डालना चाहे उसी प्रकार वो ढल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है वो वा, भौतिक वातावरण या प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है। और ये मानव पृथ्वी तल की उपज है। इसके कथानुसार प्रकृति मानव के विचारों और क्रियाकलापों को पूर्ण नियमन करती है, और सैंपल के अनुसार जो है वो मानव के विचार और क्रिया या फिर मानव की जितनी भी गतिविधियां उसको जो है प्रकृति पूर्ण रूप से क्या करती है, नियंत्रित करती है। अन्य प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता, यानी कि इस परंपरा या इस विचारधारा के और किन किन लोगों ने समर्थन दिया है। रेडजेल और सैंपुल के अलावा हिपोक्रेट्स, कॉर्ल रिटर, एम्बोल्ट, डिमोलिंस, एल्सवर्थ, हंटिंग्स, विलियम मॉरिस, डेविस आदि दिग्गज भूगोलवेत्ताओं ने समय समय पर इस नियतिवादी विचारधारा का कड़ा समर्थन किया है और मानव जीवन पर भौतिक पर्यावरण का पूर्ण नियंत्रण स्वीकार किया है। रेडजेल और सैंपुल के अनुसार इन भूगोलवेत्ताओं ने भी जो है वो निश्चयवाद परंपरा का समर्थन दिया और उन्होंने भी माना है कि मनुष्य का जीवन जो है प्रकृति की देन है और उसको प्रकृति के अनुसार ही जीना चाहिए। यानी कि मनुष्य की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से भौतिक पर्यावरण का नियंत्रण स्वीकार किया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके मानव भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम, यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन के लिए प्रमुख उपागम कौन से। उपागम का मतलब है आपके लक्ष्य, क्या है, लक्ष्य अर्जित करना है, लक्ष्य तक पहुंचना। मानव भूगोल के अध्ययन के उपागमों का परिचय। मानव भूगोल के अंतर्गत धरातल पर मानव वर्गों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों तथा मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के अनेक पक्ष है, अर्थात इस अध्ययन को नई रीतियों से किया जा सकता है। इसके प्रमुख चार उपागम है। मनुष्य मानव भूगोल के उपागम की बात करें तो मुख्यतः वो चार उपागम है। उपागम का मतलब है किसी लक्ष्य तक पहुंचना, या अपन ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल के लक्ष्य किस प्रकार है, यानी कि मानव जो है वो मानव का प्रकृति के साथ किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला जो उपागम है वो आपका उपागम है पारिस्थितिकी उपागम। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी उपागम का अर्थ है प्रकृति और मानव के बीच में, या पर्यावरण या वातावरण और मानव के बीच में किस प्रकार का संबंध है।
पारिस्थितिकी उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच। पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत किसी प्रदेश के मानव वर्ग और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी उपागम का मतलब है प्रकृति और मानव के बीच में या किसी विशेष स्थान पर वहां के वातावरण और वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच में परस्पर अंतर संबंध को ही अपन क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे। पारिस्थितिक उपागम किसी प्रदेश में रहने वाले मानव वर्ग और वहां के वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उसको अपन क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है, यानी कि जब भी अपन मानव भूगोल की बात करेंगे तो उसका जो केंद्रीय, जो मुख्य रूप से केंद्रीय बिंदु रहेगा वो रहेगा मानव, यानी कि उसमें अपन बात करेंगे मानव की। वो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन करता है तथा उसका उपयोग करता है। मनुष्य पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जहाँ पर रह रहा है तो वहाँ के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रभावित होता है और उसमें अपने अनुसार जीवन जीने के लिए उसमें क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। अतः मानव वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अनुसार विकसित प्रतिरूपों का विश्लेषण एवं विवेचन करने की विधि ही पारिस्थितिकी उपागम कहलाती है। इसका उद्देश्य ये जानना है कि मानव वातावरण से किसी सीमा तक समायोजन कर जिसमें दीर्घ काल तक जीवन निर्वाह कर सकता है। मा- पारिस्थितिक पारिस्थितिकी उपागम में मनुष्य जो है वो वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन करता है। समायोजन का अर्थ होता है वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने जीवन को ढालना। जैसे कि अपन बात करते हैं कि मनुष्य का, कोई मनुष्य जो पहाड़ी इलाकों में जीवन व्यतीत कर रहा है तो वहाँ वो समायोजन वो कैसे करेगा, वहां पर वो घर बनाने के लिए उन पहाड़ों के जो पहाड़ है उनमें ही अपना घर बनाएगा और वहाँ की प्रकृति के अनुसार अपना जीवन को समायोजन करेगा। अगला जो है पारिस्थितिकी उपागम की वैचारिक परिणति। पारिस्थितिकी उपागम के विचार। मानव भूगोल वर्तमान समय में अपने रूप में लगातार परिवर्तन लाता रहा है। इसका अध्ययन आधुनिक युग में विशेष रूप से अमेरिका में पारिस्थितिकी उपागम से किया जाने लगा है। मानव भूगोल जो है वर्तमान में जो है बहुत ही परिवर्तन करते रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ रही है तो मानव भूगोल जो है वो प्रकृति में परिवर्तित करते जा रहा है। जो इसका अध्ययन जो है मुख्य रूप से कहाँ किया जा रहा है, अमेरिका में। मानव की प्रकृति के साथ अभिव्यंजना के स्वरूप, भूमि के लगान संबंधी व्यवस्था, भूमि उपयोग और भूमि संरक्षण आदि तथ्यों का अध्ययन इसी उपागम से किया जा रहा है। पारिस्थितिकी उपागम जो है वो वातावरण से संबंधित होता है, इसलिए मुख्य रूप से इसमें जो है आपके भूमि से संबंधित जितने भी प्रकार के भूमि कर व्यवस्था या भूमि संरक्षण है, भूमि भूमि उपयोग से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सभी पारिस्थितिकी उपागम के अंदर ही किए जाएंगे। पारिस्थितिक उपागम से मानव वातावरण अंतर संबंधों का विश्लेषण सही निश्चयवाद, संभववाद एवं नव निश्चयवाद की प्रमुख विचारधाराओं का विकास संभव हुआ है। पारिस्थितिकी उपागम के कारण ही जो है वो निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और संभववाद जैसी विचारधाराओं का उत्पत्ति हुई है, क्योंकि मुख्य मनुष्य जो है मुख्य रूप से सर्वप्रथम जो है भूमि पर या फिर अपनी पारिस्थिति या फिर अपने वातावरण पर ही निर्भर करता है। अभी एक शब्द आया निश्चयवाद। निश्चयवाद के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि मनुष्य को जो है पूर्ण रूप से प्रकृति प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा। किसके अनुसार भाई? प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा। एक और विचारधारा वो आपके संभववाद। संभववाद का मतलब होता है प्रकृति से स्वतंत्र। प्रकृति से स्वतंत्र यानी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सकता है। प्रकृति उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं डालेगी और ऊपर से प्रकृति उसको जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करेगी। नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का मतलब होता है रुको न रुको जाओ विचारधारा। इसका मतलब है कि आपको प्रकृति का इस प्रकार इस्तेमाल करना है कि प्रकृति का न तो हनन करना है और न ही प्रकृति आपको रोकेगी, यानी कि इनके बीच की जो विचारधारा है वो आपके नवनिश्चयवाद। तो इन सभी विचारधाराओं को सफल बनाने के लिए पारिस्थितिकी उपागम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
दूसरा जो उपागम है वो क्षेत्रीय अथवा स्थानिक उपागम या स्पेटियल अप्रोच यानी कि उपागम क्षेत्रीय अथवा स्थानिक उपागम विधि पृथ्वी तल पर सांस्कृतिक भूदृश्यों के क्षेत्रीय विश्लेषण से संबंधित है। धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के जीवन निर्वाह के तरीकों में अंतर पाया जाता है। क्षेत्रीय स्थानिक उपागम मुख्य रूप से आपके सांस्कृतिक भूदृश्यों से संबंधित है, यानी कि अपनी सभ्यता या संस्कृति से संबंधित जो उपागम है वो है क्षेत्रीय उपागम। और इसमें जो है वो मनुष्य के जीवन निर्वाह में तरीकों में अंतर पाया जाता है। इसके द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। इस विधि से पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने वाले इन सांस्कृतिक भूदृश्यों की विविधताओं के कारणों सहित तुलनात्मक व्याख्या की जाती है। इस उपागम में उन सभी मानवीय एवं पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण किया जाता है जो क्षेत्रीय भिन्नता के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्षेत्रीय उपागम में अपन सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे क्षेत्रीय भिन्नता के लिए। क्षेत्रीय भिन्नता जो मुख्य रूप से आपके सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में होती है, यानी कि वहाँ की सभ्यता या संस्कृति में परिवर्तन के कारण जो है वो क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे किसी स्थान पर जो है वो किसी एक धर्म का निवास है तो वहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता होगी वो दूसरे स्थान की तुलना में अलग होगी, और किसी स्थान पर एक विशेष जनजाति या जाति का निवास है तो उनकी जो है वो सभ्यता व संस्कृति जो दूसरे लोगों से अलग होगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं जो क्षेत्रीय उपागम है वो मुख्य रूप से सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में परिभाषित की जाती है, यानी कि वहाँ की संस्कृति के अनुसार क्षेत्रीय उपागम को अपन परिभाषित कर सकते हैं, या संस्कृति की भिन्नता के कारण जो है क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। तीसरा जो उपागम जो है वो आपके है व्यवहार परक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच, यानी कि व्यवहार के आधार पर अपन किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धरातल के किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग का अपने वातावरण के प्रति व्यवहार किस प्रकार का है, अर्थात वह वर्ग विशेष अपने प्रदेश के वातावरण का किस प्रकार उपयोग करके अपने सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण और विकास करता है। व्यवहार परक उपागम का अर्थ है मनुष्य द्वारा अपने वातावरण के प्रति किस प्रकार या फिर किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, और किस प्रकार का व्यवहार वो उपयोग या प्रदर्शित करके या अपने व्यवहार के द्वारा अपने वहाँ के स्थान या क्षेत्र को किस प्रकार विकसित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से किया जाने वाला अध्ययन व्यवहार परक उपागम के अंतर्गत आता है। किसी प्रदेश में दीर्घकाल से निवास करने चले आए मानव वर्ग की धारणाएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि उस प्रदेश के वातावरण मानव संबंधों को प्रभावित करती है, जिससे प्राकृतिक तत्वों की समानता होते हुए भी जीवन प्रतिरूप बदल जाता है। व्यवहार का मतलब होता है अपन किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते, वो व्यवहार जो है वो अपन वहाँ की धारणाएं, यानी कि अपनी जो समाज है उस समाज में किस प्रकार की धारणाएं है, किस प्रकार की परंपराएं है, किस प्रकार की रीति रिवाजों के आधार पर अपन जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अपन किसी स्थान पर निवास कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई दूसरा इंसान वहां रहने आता है तो उसके प्रति अपना व्यवहार कैसा होगा, उसको ही अपन क्या बोलेंगे, व्यवहारिक उपागम या व्यवहार परक उपागम। यानी कि अपनी परंपरा या रीति रिवाज या जो विचारधारा या उसके अनुसार संस्कृति के अनुसार अपन उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, या अपनी संस्कृति उस व्यक्ति को अपनाती है या नहीं, उसको ही अपन क्या बोलेंगे, व्यवहार परक। अगला जो है वो आपके अगला जो है मानव कल्याण संबंधी उपागम, वेलफेयर अप्रोच, यानी कि मानव के कल्याण से संबंधित जो उपागम है उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव कल्याण संबंधी उपागम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव वर्गों या उसके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से विकसित स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए करना है। मानव कल्याण का उपागम है, यानी कि पृथ्वी जो है मानव भूगोल के अंदर उपागम की बात करें तो पृथ्वी या फिर जो अपनी धरती है वो मानव के कल्याण के लिए किस प्रकार योगदान देती है, उसके लिए उसके पास क्या है, संसाधन। तो उन संसाधनों का उपयोग करके मानव जो है अपना जीवन सुख समृद्धि के साथ जी सकता है। किसी प्रदेश मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों से विकसित संसाधन एवं लाभों का मानव वर्ग के बीच वितरण किस प्रकार का है, इसका विश्लेषण इस उपागम में किया जाता है।
यानी कि किसी प्रदेश पर पाए जाने वाले संसाधनों का जो बंटवारा या वितरण है वो मानव किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? मानव कल्याण उपागम के अंतर्गत आता है। ये विधि उन लाभों के मानव वर्ग के सभी समुदायों के बीच न्यायपूर्ण वितरण पर बल देती है, जिसमें समाज में साधनों का केंद्रीकरण न हो और सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और उसके साथ-साथ मानव कल्याण उपागम जो है वो मानव की जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर देती है, यानी कि उन संसाधनों का किसी स्थान पर पाए जाने वाले जो संसाधन है उनका केंद्रीकरण न हो। केंद्रीकरण का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति के पास जमा न हो, उनका आवश्यकता के अनुसार वहां पर रहने वाले या वहां पर पाए जाने वाले सभी लोगों के बीच में समान रूप से क्या हो, बंटवारा हो, इसके कारण उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या हो, भाई पूर्ति हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका वो है मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव, यानी कि मानव जीवन पर जलवायु के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु प्रभाव, परिचय व महत्व। किसी स्थान पर तापक्रम, वायु दिशा, आर्द्रता, वायु दाब के कई वर्षों के औसत को ही जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर लंबे समय के मौसम को, साधारण भाषा में अपन बात करें तो किसी स्थान पर लंबे समय के मौसम को ही अपन क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। और उस लंबे मौसम के अंतर्गत अपन ताप तापक्रम, आर्द्रता, तापमान है, आर्द्रता है, वायु दिशा है, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये वायुदा वहाँ का पिछले 35 या 40 वर्षों का तापमान कैसा था, वहाँ की आर्द्रता कैसी थी, वहाँ की वर्षा कितनी थी, वायु दाब कैसा था, उसके पैमाने के आधार पर ही अपन जलवायु का निर्धारण करते हैं। विश्व में एक समान जलवायु नहीं पाई जाती है। प्रत्येक स्थान के अक्षांशीय स्थिति एवं भौतिक रचना की भिन्नता के कारण अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पृथ्वी पर जो है वो एक समान जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाएं करती है और पृथ्वी पर जो है अक्षांश रेखाओं का मान अलग अलग होता है। इसलिए जो है पृथ्वी के सभी भागों पर अक्षांश रेखाओं के आधार पर वहां पर जलवायु अलग अलग होगी। कुछ जलवायु क्षेत्र में मनुष्य के लिए जीवन निर्वाह आसान होता है, तो कुछ क्षेत्रों में उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कुछ क्षेत्रों में तो जीवन लगभग असंभव है। इस प्रकार मानव जीवन पर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य कुछ 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 स्थानों पर जो है जलवायु विषम परिस्थितियों में होती है, इसलिए वहां पर मानव का जीवन असंभव, और कुछ स्थानों पर सम प्रभाव में होता है, इसलिए वहां पर मानव जीवन व्यतीत कर सकता है। जैसे आप उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर जाओगे तो वहां पर चौबीसों घंटे बर्फ जमा रहता है, इसलिए वहां पर मानव जीवन व्यापित नहीं कर सकता। और अपन अगर भूमध्य रेखा के निकट या फिर गर्म मरुस्थलीय में इलाकों में जाएंगे या भूमध्य रेखा के निकट, वहां पर अति उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण वहाँ गर्मी या फिर तापमान ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते है। इसलिए मनुष्य के जीवन पर जलवायु का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पहला जो प्रभाव है मानव कार्य क्षमता पर प्रभाव, यानी कि मानव के कार्य करने की क्षमता पर जलवायु का प्रभाव कैसे पड़ता है। शीतल व आर्द्र जलवायु में मनुष्य की कार्य क्षमता अधिक होती है, जबकि गर्म व आर्द्र जलवायु मनुष्य को आलसी बना लेती है। यानी कि जहाँ की जलवायु ठंडी व आर्द्र होगी वहां पर मनुष्य आसानी से काम कर सकता है, बल्कि जहाँ पर जलवायु गर्म व आर्द्र होगी वहां पर मनुष्य आलसी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक होने के कारण उसका शरीर उस कार्य को करने के लिए उसकी क्षमता जो है साथ नहीं देगी, इसलिए वो आलसी बन जाएगा। भूमध्य रेख भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के निवासी अत्यधिक गर्म व आर्द्र दशाओं के कारण आलसी तथा शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कम परिश्रमी होते हैं। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक पड़ता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में तापमान या वहां की जल तापमान अधिक पड़ता है, जिस कारण वहां की जलवायु जो बहुत ही उष्ण या गर्म होती है। इस कारण वहां के मनुष्य क्या मानसिक दृष्टि से या फिर शारीरिक दृष्टि से कम परिश्रमी होते हैं। जबकि पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश के निवासी ठंडी स्फूर्तिदायक जलवायु में 12 से 14 घंटे प्रतिदिन आसानी से कार्य करने की अद्वितीय क्षमता पर रखते हैं।
अगर अपन पश्चिमी यूरोपीय की बात करें तो वो आपके जो है वो कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के मध्य आते हैं, इसलिए वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही क्या है ठंडी या शीत जलवायु होने के कारण वहाँ के लोग आसानी से या स्फूर्ति रूप से जो है वो 12 से 14 घंटे आसानी से काम कर सकते हैं। जबकि भूमध्य रेखा के निकट वाले क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान या उष्ण जलवायु होने के कारण वहाँ के लोग शारीरिक व मानसिक रूप से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। मनुष्य का आवास पर प्रभाव, यानी कि जलवायु जो है वो मनुष्य के आवास को किस प्रकार प्रभावित करती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश का निवासी केवल घास फूस पत्तियों एवं टहनियों से झोंपड़ी बनाता है। मरुस्थलीय प्रदेश का निवासी सूती वस्त्रों तथा चमड़े के तंबुओं में रहता है। भूमध्य रेखा पर जो लोग रहते हैं वो अपने जो झोंपड़ी या अपने घर जो है वो झोंपड़ी या फिर घास फूस के पत्तों से बनाते हैं, क्योंकि वहाँ अत्यधिक गर्मी होने के कारण ये झोंपड़ी और घास फूस के जो घर होंगे वो उनको आरामदायक या फिर थोड़ी शीतलता प्रदान करेंगे। जबकि मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी और ठंड गर्म हवाएं चलने के कारण वहां पर वो सूती वस्त्रों तथा चमड़े के तंबुओं में रहना पसंद करेंगे ताकि उनको कम गर्मी लगे। जबकि टुंड्रा निवासी बर्फ का घर इग्लू बनाते हैं। ऐसा स्थानिक जलवायु की कठोरता के कारण होता है। जबकि टुंड्रा का मतलब है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर रहने वाले लोग जो है वो इग्लू बनाते हैं। इग्लू का मतलब है बर्फ के घर, बर्फ के घर, यानी कि वो अपने घर जो है वो बर्फ से बनाते हैं। टुंड्रा का मतलब है उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले लोग। टुंड्रावासी यदि दरवाजों खिड़कियों युक्त खुला सामान्य मकान बना ले तो कठोर शीत ऋतु में भयंकर बर्फीली आंधियों से उनका जीव रह पाना असंभव हो जाएगा। यदि टुंड्रावासी यानी कि उत्तरी ध्रुव रहने वाले लोग यदि अपने घरों में दरवाजे और खिड़कियां बनाएंगे तो उनके जो शीत ऋतु में बर्फीली आंधी आती है उसके उनके कारण उनके घर जो तहस नष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो बर्फ के अंदर सुरंग बना के अपना घर बनाते और बर्फ के जो उनके घर बने होते हैं उनको इग्लू बोलते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मानव के आवास पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की जलवायु होगी मनुष्य उसी के अनुरूप अपने आवासों का निर्माण करेगा। अगला जो प्रभाव है मनुष्य के वस्त्रों पर प्रभाव, यानी कि जलवायु का जो है वो मनुष्य के वस्त्रों पर किस प्रकार का प्रभाव रहता है। जलवायु का हमारे वस्त्रों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। उष्ण व आर्द्र प्रदेश के निवासी बहुत कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। मानसूनी प्रदेश के निवासी खुले व हवादार सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। जहाँ पर उष्ण जलवायु या गर्म जलवायु पाई जाती है वहां पर मनुष्य जो है कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम उपयोग करते हैं। वहीं अगर अपन मानसूनी प्रदेशों की बात करें तो वहाँ खुले व हवादार कपड़ों का उपयोग करते हैं। जबकि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के निवासी बंद वस्त्र पैंट है कोट आदि पहनते हैं। टुंड्रा निवासी कैरिबो की खाल व समूर के बने वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्रों का उपयोग गर्म क्षेत्रों में, ऊनी का ठंडे क्षेत्रों में और समूर का उपयोग कठोर बर्फीली जलवायु प्रदेशों में किया जाता है। जबकि जहाँ पर अत्यधिक ठंडी जलवायु होती है वहाँ के लोग जो है वो अपने ऊपर जानवरों की खाल या फिर मोटे वस्त्र, मोटे ऊनी वस्त्रों के जैसे पैंट और कोट पहनते हैं। वहीं अगर अपन टुंड्रा वासियों की बात करें तो वो कैरिबो और समूर के जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं। वहीं अगर अपन बात करें तो जहाँ पर गर्म जलवायु वहाँ के लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे, जहाँ ठंड है वहाँ पर जहाँ गर्म जलवायु वहाँ पर जो है वो सूती वस्त्र पहनेंगे, जहाँ ठंडी जलवायु है वहाँ पर जो है वो ऊनी वस्त्र पहनेंगे और जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ध्रुवों पर वहां पर जो है वो जानवरों की खालों के कपड़े पहनेंगे। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वस्त्र जलवायु जो है वो लोगों के पहनावे या फिर वस्त्रों को भी प्रभावित करती है। अगला जो है मनुष्य के भोजन पर प्रभाव, यानी कि जलवायु का भोजन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का भोजन उसके स्थानीय पर्यावरण का ही उपज होता है, अतः किसी भी देश या स्थान का निवासी वहां की जलवायु के अनुसार ही उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है।
यथा टुंड्रा प्रदेश का निवासी मात्र मांस व मछली खाता है क्योंकि वहां बर्फबारी के कारण गेहूं, चावल आदि फसलें उत्पादित नहीं हो सकती। गर्म प्रदेशों के निवासी कृषिगत उपजों मक्खन, दूध आदि खाते हैं और मरुस्थलीय लोग बाजरा व ज्वार का सेवन करते हैं। मनुष्य का भोजन पर प्रभाव का अर्थ ये है कि जिस प्रकार की जलवायु होगी वहां पर, जिस देश की जलवायु होगी वहां पर उसी के अनुसार वहां का जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादन होगा। जैसे अगर अपन टुंड्रा वासियों की बात करें, वहां पर चौबीसों घंटे बर्फ होने के कारण वहां पर अपन किसी अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित नहीं कर सकते, इसलिए वहां के लोग जो है वो मांस व मछली खाना पसंद करते हैं। वहीं अगर अपन मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर बाजरा और ज्वार की उत्पादन ज्यादा होंगे, तो यहाँ के लोग ज्यादा महत्व बाजरा और ज्वार को देंगे। और वहीं अगर अपन गर्म प्रदेशों के बात करें तो वहां पर जो है मक्खन, दही आदि देखने को मिलेगा, इसलिए वहां के लोग ये ज्यादा खाना पसंद करेंगे। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव के भोजन पर भी जो है जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की जलवायु होगी वहां पर खाद्य पदार्थ भी उसी के अनुसार उत्पादित होंगे। जैसे कहीं पर उष्ण कटिबंधीय या फिर गर्म जलवायु है तो वहां पर बरसात कम होगी, तो बरसात कम होगी तो वहां पर ऐसी फसलें या ऐसे खाद्य उत्पाद होंगे जो कम बरसात में उत्पादित होती है। और जहां पर मैदानी भाग होते हैं या फिर नदियां बहती है वहां पर गेहूं, चावल अपन उत्पादन कर सकते हैं, तो वहां के जो मुख्य खाद्यान्न होंगे वो गेहूं, चावल। और इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जलवायु भी भोजन को प्रभावित करती है। अब मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव, यानी कि जलवायु, मानव किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं उन पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय वनोपज व शिकार करना होता है। यानी कि मनुष्य जो भी अपने जीवन यापन करने के लिए या फिर अपने पूंजी को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं उस पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग जो है वो अपना जो क्रियाकलाप करते हैं वो मुख्य रूप से शिकार व वनोपज यानी कि वनों पर निर्भर रहते हैं। मानसूनी प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जबकि शीतल जलवायु प्रदेश के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय आधुनिक उद्योग धंधे है। और मानसूनी प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय वो कृषि है, और जो शीतल स्थानों पर रहते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है औद्योगिक धंधे है। परिवहन साधनों का विकास, सिंचाई का ढांचा और पर्यटन आदि सभी तथ्य पूर्णतः जलवायु द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यानी कि मनुष्य जिस प्रकार के क्रियाकलाप या आर्थिक रूप से अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है वो भी जलवायु पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की जलवायु होगी, जिस प्रकार की वहाँ की जलवायु होगी, उसी प्रकार व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। जैसे अगर अपन बात करें भूमध्य नगरी, वहां पर भूमध्य भूमध्य रेखा पर वहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होने के कारण वहाँ के जो लोग हैं मुख्य रूप से वहाँ के वनों के उत्पाद और आखेट पर निर्भर करेंगे या फिर शिकार करके अपना जीवन यापन करेंगे। वहीं अगर भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा के आसपास निवास करने वाले व्यक्ति, वहाँ की जलवायु मानसूनी होगी, यानी कि वहाँ पर बरसात उपलब्ध मात्रा में होगी, तो वहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि को महत्व देंगे। और पश्चिमी यूरोप या फिर शीतल प्रदेशों में जो है वहाँ पर बर्फ जमी होने के कारण वहाँ के लोग जो है आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में उद्योग धंधों को महत्वपूर्ण स्थान देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र व बस्तियों के बारे में विस्तार से वर्णन करना है, या फिर एस्किमो जनजाति के बारे में अपन को पढ़ना है। एस, अपन पढ़ते हैं एस्किमो जनजाति का भौगोलिक परिदृश्य, यानी कि कहाँ कौन कौन से स्थानों पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है, यानी कि कौन से भौगोलिक भागों में वो पाई जाती है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला होता है। एस्किमो जनजाति शारीरिक व सामाजिक लक्षणों के आधार पर मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये लोग मुख्य रूप से एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो कच्चा मांस खाने वाला, यानी कि उन लोगों को एस्किमो कहा गया जो कच्चा मांस खाते हैं। और ये लोग जो है वो
इनकी जो भाषा होती है वो होती है एल्यूट, और ये जो है वो मंगोलों से संबंधित है, यह इनकी मंगोल जाति से संबंधित है। कठोर ध्रुवीय वातावरण में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से अपनी अनूठी परंपरा के साथ निवास कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पर चौबीसों घंटे 12 महीने बर्फ ही जमी रहती है, वहां पर ये लोग निवास करते हैं, और वहां पर पिछले 10 लाख जो एस्किमो है वो पिछले 10,000 वर्षों से वहीं निवास कर रहे हैं। एस्किमो का भौगोलिक निवास क्षेत्र, यानी कि ऐसे पृथ्वी पर या फिर विश्व में ऐसे कौन-कौन से भाग है जहाँ पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू, मध्य के पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी चुक्सी प्रायद्वीप क्षेत्र में तक एक पतली ठंडी पट्टी में एस्किमो लोगों का निवास पाया जाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से लेकर ग्रीनलैंड है, अलास्का है, और बेरिंग जलडमरू के लेकर साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भागों तक जो है वो एस्किमो जनजाति पाई जाती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीपों के जो ठंडी पट्टी है, यानी कि जहाँ पर जलवायु शीतल है, वहां पर जो है वो एस्किमो जनजाति पाई जाती है। यहाँ वार्षिक औसत तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। यहाँ का जो वार्षिक औसत तापमान जो है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, यानी कि यहाँ पर 12 महीने 24 घंटे जो है बर्फ ही जमा रहता है। ये मौसम के बदलते कुदरती वसूलों के कारण स्थायी घरों में नहीं रहते, बल्कि अपना निवास बदलते रहते हैं। बर्फ इलाकों में रहने के कारण यहाँ पर बर्फ की आंधियाँ आती रहती है, इसलिए इनका स्थायी घर नहीं होता है, बल्कि बल्कि ये कुदरती इस कुदरत के हिसाब से अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं। बस्तियां एवं इग्लू की अनूठी बनावट, यानी कि एस्किमो जनजाति की बस्तियां और इग्लू, इग्लू का मतलब उनके द्वारा बनाए गए बर्फ के घर, उनकी बनावट। ठंडी के मौसम में ये अपना मकान बर्फ के टुकड़ों से बनाते हैं। जब ठंडी का मौसम होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इनका वहां का जो औसत तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो वहां ठंडी में ये अपने घर जो है बर्फ के टुकड़ों से बनाते हैं। वहां पर बहुत बर्फ की बड़ी बड़ी चिल्लियां बनती है। इन्हें इग्लू कहा जाता है, यानी कि एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के बनाए गए घरों को ही अपन क्या बोलेंगे, इग्लू बोलेंगे। इग्लू की बनावट अर्ध गुंबदाकार होती है। इसमें प्रवेश करने के लिए एक तंग सुरंगनुमा रास्ता बनाया जाता है। जो इग्लू इनका घर होता है, इनका जो आकृति होती है वो अर्ध गुंबदाकार होती है, और इसमें प्रवेश के लिए ये दरवाजे खिड़कियां नहीं बनाते, बल्कि एक सुरंग बनाते हैं, जिसके कारण अंदर आने जाने के लिए एस्किमो को रेंग कर जाना पड़ता है। सांस लेने के लिए इसके ऊपर एक छोटा छिद्र होता है। इसलिए अपने घरों में आने जाने के लिए इनको एस्किमो जनजाति के लोगों को रेंग कर जाना पड़ता है, और सांस लेने के लिए इनके घरों के ऊपर गुंडाकार के ऊपर अर्ध गुंडाकार जो भाग उसमें ऊपर की भाग में छोटा सा छिद्र बनाया जाता है। यहाँ घर अंदर से काफी गर्म रहता है, और इसका भीतरी व्यास लगभग 3.5 मीटर होता है। और ये घर जो है वो काफी अंदर से काफी गर्म होता है, और इनका जो व्यास है वो अंदर से 3.5 मीटर रहता है। अब है आहार प्रणाली एवं आखेट। एस्किमो प्रजाति की आहार प्रणाली और आखेट, वो आहार में क्या क्या करते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार। ये लोग मुख्य रूप से सील मछली का शिकार हार्पून नामक हड्डियों से बने भाले से करते हैं। इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो आपकी सील मछली, और इनका शिकार जो है वो हार्मून हड्डियों से बनी हुई एक भाला होता है, हार्पून से करते हैं, तथा उसका कच्चा मांस खाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो अपने टेंट तट के किनारे स्थापित करते हैं। एस्किमो जनजाति का अर्थ ही होता है कच्चा मांस, इसलिए ये सील मछली का कच्चा मांस खाते हैं, और जो गर्म ऋतु आती है तो ये अपने टेंट या अपने घर जो है वो नदियों किनारे या फिर किनारों पर स्थापित करते हैं। इनके ये ग्रीष्मकालीन घर कैरिबो तथा धुरी भालू की खाल से बने होते हैं, जिन्हें ट्यूपिक कहा जाता है।
और इनके जो ग्रीष्मकालिक घर है वो कैरिबो तथा भालुओं की खाल से बने होते हैं, इनको ट्यूपिक कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है भाई ट्यूपिक क्या है 2 नंबर का, तो अपन बोलेंगे कि एस्किमो जनजाति के ग्रीष्म ऋतु में जो कैरिबो और भालू की खाल से घर बनाए जाते हैं उनको ही अपन क्या बोलेंगे ट्यूपिक। ट्यूपिक घरों का निर्माण अनेक परिवारों के द्वारा समूह में मिलकर सामूहिक तौर पर किया जाता है। और जो ये अपने घर ट्यूपिक बनाते हैं ये अनेक परिवारों के सदस्यों द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से किया जाता है। अब है वस्त्र तीमिया क्या अनुहाग, यानी कि इनके किस प्रकार के वस्त्र होते हैं। एस्मिको जनजाति किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। एस्मिको के वस्त्र कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ये वस्त्र सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म व हल्के होते हैं। ध्रुव पर पाए जाने वाले एक जानवर है कैरिबो, उसकी खाल के इनके वस्त्र बने होते हैं। ये वस्त्र जो है वो सील मछली की खाल की तुलना में ज्यादा गर्म और ज्यादा हल्के होते हैं, इसलिए ये इनकी खाल के वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा धुरिये भालू के समूर से भी इनके विशेष वस्त्र बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ध्रुवीय भालू और समूर जानवर है उसकी खाल के भी इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला बाजूदार वस्त्र को तीमिया कहते हैं। और पुरुष जो बाजूदार वस्तु पहनते हैं, यानी कि पुरुषों के द्वारा बाजू वाला वस्त्र पहना जाता है उसको तीमिया कहा जाता है। जिसके ऊपर पहने जाने वाले मुख्य वस्त्र को अनुहाग कहा जाता है। तो अपन पढ़ सकते हैं कि तीमिया को अनुवाद क्या होते हैं। तो अपन तीमिया को अनुवाद में पढ़ेंगे कि एस्किमो जनजाति के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को ही जो है वो तीमियाक व अनुहाग कहा जाता है। तीमियाक जो है वो पुरुषों द्वारा बाजूदार वस्त्र पहना जाता है और इसका मुख्य भाग ऊपर पहना जाता है, जो मुख्य भाग है उसको अनुहाग कहा गया। पैरों में ये सील की खाल के जूते पहनते हैं। और एस्किमो जनजाति जो है वो अपने पैरों में जो है सील मछली की खाल के बने हुए जूते पहनते हैं। सामाजिक संरचना एवं जीवन त्याग प्रथा, यानी कि एस्किमो जनजाति की सामाजिक संरचना किस प्रकार है और वह अपना जीवन त्याग किस प्रकार करते हैं। ये समाज गंभीर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये अत्यंत कठिन परिश्रम करती है। एस्किमो जनजाति जो है वो भौगोलिक रूप से बहुत ही कठिन स्थानों पर रहती है, इसलिए इनका जो जीवन है बहुत ही कठिन है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। यानी कि जहाँ पर चौबीसों घंटे बर्फ जमी रहती है वहां पर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। इनके समाज में एक कठोर अनूठी परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति बुढ़ा या अक्षम हो जाता है तो उसे अपना जीवन स्वयं त्यागना पड़ता है, क्योंकि विषम मरुभूमि से सीमित संसाधनों के कारण परिवार में केवल क्रियाशील एवं उत्पादक सदस्य ही रह सकते हैं। और एक इस जनजाति की अनूठी परंपरा ये है कि जब कोई व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसको अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये जो है वो विषम परिस्थितियों में रहते हैं, इसलिए ये ज्यादा सदस्यों का पेट नहीं पाल सकते या फिर उनको जीवन नहीं दे सकते, इसलिए अपने बुढ़ा होने पर उनको अपना जीवन त्यागना पड़ेगा ताकि दूसरे व्यक्ति जो क्रियाशील रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगर घर में दो बुढ़े हो गए तो उनको पालने के लिए भी किसी एक व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो वहां संभव नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण है जो जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करते हैं। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक कारक। क्या पढ़ेंगे भाई? भौतिक कारक। भौतिक कारकों में पहला जो है भौगोलिक स्थिति। क्या है भाई? पहला जो कारक है वो भौगोलिक स्थिति, यानी कि पृथ्वी की स्थिति यहाँ स्थिति यहाँ पर स्थान के आधार पर अपन जो है वो जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करेंगे। विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को समझने के पश्चात ये ध्यान में आता है कि कुछ भौगोलिक कारक मानव के बसाव को नियंत्रित
करते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे भौगोलिक कारक हैं जो मानव के बसाव को नियंत्रित करते हैं। जैसे मुख्य रूप से एक भूभाग पर जो है 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका, पठारी इलाका और मरुस्थलीय इलाका। पहला जो पॉइंट है वो है आपके स्थिति। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। पर्वत व पहाड़ी क्षेत्र परिवहन व औद्योगिक विकास में बाधक होने के कारण कम बसते होते हैं। स्थिति का मतलब होता है ज्यादातर लोग मैदानी भागों में ज्यादा निवास करना पसंद करेंगे, क्या क्योंकि वहां पर उनको आसानी से अपना जीवन यापन करने के लिए आवश्यक जो साधन है वो आसानी से मिल जाएंगे। और उसके साथ-साथ जलवायु भी वहाँ पर अनुकूल होती है। मैदानी भागों में जो है वो ठंडी व आर्द्र जलवायु होती है, तो वहाँ पर वो अपन ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। उसकी अपेक्षा पहाड़ी व पठारी इलाकों में जहाँ परिवहन का भी अभाव होता है, अन्य आवश्यक वस्तु का भी अभाव होता है, तो वहाँ पर वो अपना जीवन यापन करना पसंद नहीं करेंगे। फिर है दूसरा जो है वो जल की उपलब्धता, यानी कि जल की उपलब्ध का मतलब है लोग उन क्षेत्रों में बसते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियां सबसे सघन बसी है। जहाँ पर ज्यादा जल की उपलब्धता है, ज्यादातर लोग वहीं बसेंगे जहाँ पर जल की उपलब्धता ज्यादा है, क्योंकि जल की उपलब्धता होने के कारण वहाँ को उनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, अन्य कामों के लिए भी पानी की आवश्यकता होगी तो आसानी से मिल जाएगा। तो ज़्यादातर नदियों के किनारे लोग रहना पसंद करेंगे, इसलिए अपन बोलेंगे कि ज़्यादातर जो सभ्यता है वो नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई है। अगला जो कारक है विषम जलवायु, यानी कि जलवायु भी जो है वो व्यक्ति के बसाव या फिर वितरण को प्रभावित करती है। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु पर मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। अधिक वर्षा या अत्यंत शुष्क विषम जलवायु क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश अपनी सुखद सुहावनी जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल में संघन क्षेत्र थी है। यानी कि जलवायु भी है व्यक्तियों के वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ की जलवायु ठंडी व आर्द्र होगी वहां पर लोग अधिक निवास करेंगे। जहाँ की जलवायु उष्ण व गर्म होगी वहां पर व्यक्ति कम निवास करेंगे। उदाहरण के लिए जहाँ पर मरुस्थल होते हैं वहाँ व्यक्ति कम बसते हैं, वहीं अगर मैदानी भाग होते हैं वहाँ की जलवायु ठंडी होती है, इसलिए वहां पर व्यक्ति ज्यादा रहना पसंद करते हैं। चौथा जो है वो आपके है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि अथवा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए रीढ़ की हड्डी के समान महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली नदियों कछारी प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। उपजाऊ मृदा यानी कि ज्यादातर विश्व में रहने वाली ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, इसलिए ज्यादातर जनसंख्या वहां निवास करेगी जहाँ की जो मिट्टी है या फिर जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है। क्योंकि उपजाऊ भूमि या उपजाऊ मिट्टी होगी तभी उनके खाद्यान्न फसलों का ज्यादा उत्पादन होगा, तो वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए जहाँ की मृदा या मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है वहां पर ज्यादा लोग निवास करेंगे। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक व सामाजिक कारक, अभी अपन ने जो पढ़े थे वो भौगोलिक कारक है, यानी कि भौगोलिक परिदृश्यों या परिस्थितियों के आधार पर जनसंख्या के वितरण के कारक थे। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो आर्थिक कारक, यानी कि आर्थिक यानी कि पैसे कमाने या फिर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्ति किस प्रकार वर्गीकृत होता है। पहला जो है आपके खनिज संपदा, यानी कि जहां पर खनिज संपदा ज्यादा होगी वहां लोग ज्यादा निवास करेंगे। खनिज खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां व्यापक रोजगार उत्पन्न करती है, जिससे कुशल एवं अकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की प्रसिद्ध कटंगा तांबा पेटी इसका उत्तम भौगोलिक उदाहरण है। यानी कि जहाँ पर खनिज पदार्थ ज्यादा उपलब्ध होंगे तो वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होंगे। अगर उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होंगे तो वहां पर रोजगार ज्यादा मिलेंगे, तो जो कुशल और अकुशल व्यक्ति है उनको रोजगार वहां पर मिलेगा। तो वे लोग खनिज जहाँ पर खनिज उत्पादन होता है वहाँ ज्यादा
रहना पसंद करेंगे, यहाँ पर वहाँ पर रहकर ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। इसका जो उदाहरण है वो आपके कटंगा तांबा पेटी इसका भौगोलिक उदाहरण है। दूसरा जो है वो आपके नगरीकरण। आर्थिक कारण में नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा सुखद जीवन का आकर्षण ग्रामीण लोगों को नगरों की ओर खींचता है, जिससे शहरी सघनता बढ़ती है। आर्थिक कारण में दूसरा जो है वो आपके नगरीकरण है। नगरीकरण का अर्थ होता है वहां पर व्यक्ति जो है वो अपने गांव को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि नगरों में उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा रोजगार मिलता है, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलती है। उसके साथ साथ अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए और सारी भी आवश्यकताओं की वो आसानी से पूर्ति करता है, और अच्छे रोजगार प्राप्त करने के लिए वो नगरों की ओर जाता है। अगला जो कारक है वो औद्योगिकरण कारक। इसका अर्थ है कि औद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों का विकास। जहाँ ज्यादातर लोग वहाँ निवास करना पसंद करेंगे जहाँ पर ज्यादा उद्योग धंधे है, क्योंकि जहाँ पर उद्योग धंधे ज्यादा होंगे तो वहाँ पर रोजगार ज्यादा मिलेंगे, इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र बड़ी संख्या में श्रमिकों, बैंक कर्मियों, दुकानदारों, डॉक्टरों और अध्यापकों को आकर्षित करते हैं। जापान का कोबे, ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। औद्योगिकरण जो जनसंख्या वितरण को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वहां पर उद्योग ज्यादा होने के कारण वहां पर रोजगार ज्यादा सृजन होंगे, इसलिए लोग ज्यादा वहां रहना पसंद करेंगे। अगला जो कारक है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे तीर्थ स्थल। सामाजिक सांस्कृतिक स्थल का अर्थ है ऐसे स्थान जहाँ पर तीर्थ स्थल है, यहाँ पर वो सामाजिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, जो जहाँ पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। जैसे अपन भारत की बात करें तो वाराणसी है, मथुरा है, वृंदावन है, वहां पर वो धार्मिक रूप से मुख्य होने के कारण वहां पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। इसके विपरीत सामाजिक और राजनीतिक अशांति, गृह युद्ध, असुरक्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर लोग शांत क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। और उसके साथ साथ सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध वाले जो स्थान होते हैं जहाँ पर आए आए दिन दंगे होते हैं, हत्याएं होती है, या फिर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वहां भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अभी अपन नेक्स्ट प्रश्न पर अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो जीन ब्रूस का विकास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। जीन ब्रूस के विकास या क्रियाशीलता के सिद्धांत। जीन ब्रूस का विकास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि जीन ब्रूस का क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत की मूल अवधारणा। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे चारों ओर जितनी भी प्राकृतिक व सांस्कृतिक वस्तुएं वे सभी परिवर्तनशील है। जीन ब्रूस या फिर इस सिद्धांत के अनुसार अपने चारों ओर जितने भी प्राकृतिक व सांस्कृतिक वस्तुएं वो सभी क्रियाशील है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृति का मतलब है संस्कृति या सभ्यता, यानी कि संस्कृति और सभ्यता में हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। और उसके साथ साथ प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पहले प्रकृति में किस प्रकार अभी भिन्नता आई है, वो जैसे पहले ज्यादा ज्यादा लोग निवास नहीं करते थे तो वहां पर भूमि पर बिल्कुल खाली थी, लेकिन अभी ज्यादा निवास होने के कारण यहाँ पर शहरों के निर्माण के कारण, नगरों के निर्माण के कारण भूमि का बहुत ही ज्यादा उपयोग हो गया है। प्रत्येक वस्तु या तो आकार व संख्या में वृद्धि कर रही है या निरंतर घट रही है, और प्रत्येक वस्तु या तो आकार व संख्या में वृद्धि कर रही है या फिर घट रही है। जैसे पहले अपनी भूमि पर कम जनसंख्या पाई जाती थी, लेकिन अभी जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती, तो संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं अगर पहले पेड़ पौधे ज्यादा थे, जानवर ज्यादा थे, तो उनकी संख्या में क्या हो रहा है? घटोतरी हो रही है। तो इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली किसी भी वस्तु स्थिर नहीं है, क्या है? परिवर्तनशील है। वास्तव में धरातल पर कुछ भी स्थायी या अचल नहीं है, और वास्तव में इस धरती या धरातल पर पाई जाने वाली वस्तु कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायी या अचल नहीं है। क्योंकि भूगोल के भौतिक या मानवीय तथ्य सदैव परिवर्तनशील है, अतः इस गतिशील दृष्टि से ही उनका भौगोलिक अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ भूगोल के भौतिक व मानवीय तथ्य सदैव क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस ने इस विकास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा है। और
फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन ब्रूस ने इसको जो है विकास व क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा है, जिसमें जो है वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है, या तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है या उसमें घटोतरी हो रही है। अब जीन ब्रूस के अनुसार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या। जीन ब्रूस के अनुसार पृथ्वी तल पर कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब में गतिशीलता है। जीन ब्रूस के अनुसार इस धरती पर पाई जाने वाली कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब में क्या है भाई, गतिशीलता है या फिर सब गति करती है। या तो वे विकसित हो रही है या फिर उनका ह्रास हो रहा है। या तो कोई वस्तु विकसित हो रही है या फिर उनका ह्रास हो रहा है। जैसे कि प्रौद्योगिकी है या फिर विज्ञान है, तो पहले विज्ञान का ज्ञान अपन को इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। वहीं अगर अपन पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पहले बहुत ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रकृति या पारिस्थितिक तंत्र का नाश हो रहा है। क्रियाशीलता का सिद्धांत मानव भूगोल का मूल व सार्वभौमिक सिद्धांत है, और क्रियाशीलता व विकास का सिद्धांत जो है वो मानव भूगोल का मूल सार्वभौमिक सिद्धांत है। धरातल के प्रत्येक पदार्थ जैविक, अजैविक, प्राकृतिक व सांस्कृतिक में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, और धरातल के प्रत्येक भाग, चाहे वो जैविक हो, चाहे अजैविक हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी में परिवर्तन हो रहा है। जैविक का मतलब जीवन में होता है। पहले मनुष्य की जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के समय में मनुष्य की जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम हो गई है। अजैविक की बात करें तो जो अजैविक निर्जीव पदार्थ थे वो भी धीरे धीरे अपन उनका उपयोग करने के कारण वो भी खत्म हो रही है। संस्कृति, अपन की जो संस्कृति व सभ्यता थी वो भी प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वो भी समाप्त हो रही है। उसके साथ साथ प्राकृतिक पदार्थ भी समाप्त हो रहे हैं। मानव स्वयं भी एक अत्यंत सक्रिय भौगोलिक कारक है, जो अपनी बुद्धि, आवश्यकताएं व तकनीकी ज्ञान द्वारा पृथ्वी के धरातल पर निरंतर अमूलचूल परिवर्तन करता रहा है। मानव खुद एक बहुत बड़ा भौगोलिक भौगोलिक कारक है, जो अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपने कौशल के आधार पर नई नई वस्तुओं का निर्माण या फिर उपयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, यानी कि ऐसे कौन से कारक है जो ग्रामीण बस्तियों के निवास को प्रभावित करते हैं या फिर ग्रामीण बस्तियों के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वो आपके जल आपूर्ति, यानी कि जहां पर जल आपूर्ति अधिक होगी वहीं पर ग्रामीण बस्तियां ज्यादा बसेगी। जल आपूर्ति ग्रामीण बस्तियों को बसाने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है। आमतौर पर ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलें व झरनों के पास ही बसाई जाती है। ज्यादातर ग्रामीण लोग, अपने देश की बात करें तो भारत में पाए जाने वाले ज्यादातर ग्रामीण लोग कृषि पर निर्भर है, इसलिए वे लोग ज्यादा उन स्थानों पर रहना पसंद करेंगे जहां पर जल की उपलब्धता पूर्ण रूप से है, यानी कि नदियों या फिर झीलों या फिर तालाबों के किनारे। जहाँ जल सुगमता से उपलब्ध हो, पीने, खाने पकाने, कपड़े धोने के अलावा कृषि, सिंचाई हेतु जल की बहुत खपत होती है। इन्हीं जल स्रोतों से निवासियों को भोजन के रूप में मछली भी मिल जाती है, और नदियाँ जल यातायात का मार्ग भी प्रदान करती है। यानी कि ग्रामीण लोगों में रहने वाले लोग ज्यादातर वहाँ निवास करेंगे जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो, ताकि उनके खाने, धोने, पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी आसानी से मिल जाए। इसके साथ साथ मछली पालन के लिए और नदियों के द्वारा जल मार्ग से यातायात भी प्राप्त होता है। दूसरा जो है आपके उपजाऊ भूमि, यानी कि गाँव के लोग या गाँव की बस्तियां वहां ज्यादा बसेगी जहाँ की भूमि क्या हो भाई, उपजाऊ हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, अतः ग्रामीण बस्तियों के निर्माण के लिए उस जगह का मुख्य रूप से चुनाव किया जाता है जहाँ की भूमि कृषि हेतु उपयुक्त व उपजाऊ हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो है वो आपकी कृषि पर निर्भर है, इसलिए ग्रामीण बस्तियों के बसने के लिए उस स्थान का चुनाव किया जाता है जहाँ की भूमि उपजाऊ हो या फिर कृषि के लायक भूमि हो। लोग नदी घाटियों के निम्न भाग व तटवर्ती जलोढ़ मैदानों के नजदीक ग्रामीण बस्तियां बसाते हैं, जो चावल की कृषि के लिए सर्वोत्तम भूमि मैदान करती है। बाढ़ के पानी से सुरक्षा के लिए कई बार बस्तियां थोड़े ऊंचे टेलों पर भी बनाई जाती है, यानी कि जहाँ से नदियां बहती है वहां उन मैदानों पर ज्यादा गाँव की बस्तियां बनाई जाती है, ताकि वहाँ
जलोढ़ मृदा के कारण वहाँ चावल की खेती हो। उसके साथ-साथ कभी-कभी नदियों से आने वाले पानी या फिर बाढ़ से बचने के लिए जो है वो बस्तियाँ जो है वो टीलों पर भी ऊँचे स्थानों या ऊँचे टीलों पर भी बनाई जाती है ताकि बाढ़ से उनको नुकसान ना पहुँचे। अगला जो है गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण सामग्री मतलब ग्रामवासियों के गृहों के निर्माण या घरों के निर्माण के लिए वहां पर सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। मानव बस्तियों के विकसित होने में स्थानीय गृह निर्माण सामग्री की सुलभता भी एक बड़ा भौगोलिक कारक है। जिन क्षेत्रों में पत्थर आसानी से उपलब्ध होते हैं वहां पत्थर के मकान बनते हैं। वनों के पास लकड़ियों के घर तथा मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी व ईंटों के घर बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से उपलब्ध होते हैं वहां पर पत्थर के घर बनाए जाते हैं और मैदानी भागों में ईंटों के घर बनाए जाते हैं या फिर मिट्टी व ईंटों के घर बनाए जाते हैं तथा नदियों के वनों में जो है वो लकड़ी के घर या झोपड़ी बनाई जाती है। जहाँ जो सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलती है वहाँ वैसी ही बस्तियां सघन रूप से विकसित हो जाती है जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। जहाँ पर जिस स्थान पर व्यक्ति रह रहा है वहां पर ज्यादा जिस वस्तु की प्रचुरता या ज्यादा मात्रा में होगी वो उसी के अनुसार अपना घर निर्माण करेंगे। तो ग्रामीण बस्तियां जो है उन स्थानों पर भी ज्यादा बसना पसंद करेगी जहाँ उस जलवायु के अनुकूल उनको आवश्यक सामग्री मिल जाए। अगला जो है आपके सुरक्षात्मक स्थिति। सुरक्षात्मक स्थिति का मतलब है ऐसे स्थानों पर ग्रामीण बस्तियां ज्यादा बसेगी जहां पर क्या मिलती हो भाई, सुरक्षा मिलती हो। सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारक है जो ग्रामीण बस्तियों के स्थानीयकरण को गहराई से प्रभावित करता है। मध्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय युद्धों, डकैतियों या बाहरी बर्बर आक्रमणों से सुरक्षा के लिए गांवों को ऊंची पहाड़ियों, दुर्गम मरुस्थलीय टीलों तथा नदीय द्वीपों पर बसाया जाता था। यानी कि ग्रामीण बस्तियों के बसने में जो है वो वहाँ की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि प्राचीन काल की बात करें तो वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और डकैती या फिर बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए तो पहले जो ग्रामीण बस्तियां ऊंचे टीलों या फिर ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर बनाई जाती थी। भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पहाड़ियों पर स्थित अनेक गांव प्राचीन दुर्ग बस्तियां इसके सबसे उत्तम और प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भारत के राजस्थान के अरावली भाग पर जो है ऊंचे स्थानों पर जो गांव या बस्तियां या दुर्ग बनाए गए हैं वो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए अपन कहेंगे कि उन स्थानों पर भी ज्यादा ग्रामीण बस्तियां बसेगी जहाँ की सुरक्षा उत्तम हो। अब नियोजित बस्तियां, ग्रामीण लोग वहां पर भी ज्यादा बसना पसंद करेंगे जहाँ की बस्तियां क्या हो, नियोजित या व्यवस्थित रूप से बनी हुई हो। कुछ विशेष नियोजित बस्तियां सरकार द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से बसाई जाती है। इन बस्तियों के स्थान का चुनाव ग्रामीण लोग स्वयं नहीं करते, सरकार द्वारा अधिकृत की गई बंजर या नई कृषि भूमि पर विस्थापित निवासियों को योजनाबद्ध ढंग से सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं जैसे पक्के मकान, पेयजल, बिजली, स्कूल, चिकित्सालय तथा सड़कें प्रदान कर बस्तियों को बसाया जाता है। नियोजित जो बस्तियां होती है उन बस्तियों को लोग स्वयं न बसाकर सरकार के कल्याण संबंधी योजनाओं द्वारा बसाया जाता है जिसमें व्यक्तियों को आवश्यक जो उनके आवश्यक आवश्यकताओं के अनुसार उनको बसाया जाता है जिसमें आपको या फिर वो सरकार की भूमि पर या फिर सरकार द्वारा किसी नई सिंचाई या नई भूमि नई कृषि योग्य भूमि पर बसाई जाती है जिसमें आपको पक्के मकान, पेयजल, बिजली, स्कूल, चिकित्सा व्यवस्था तथा सड़कें आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र आईजीएनपी की बस्तियां इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर आती है उसके किनारे जो है वो सरकार के द्वारा बहुत सारी बस्तियां बसाई गई जो इंदिरा गांधी नहर के पानी का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा कृषि करे। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि बस्तियों को प्रभावित कौन से कारक जो है बस्तियों में निवास को प्रभावित करते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
अगला जो प्रश्न है वो आपके नगरीय बस्तियों के प्रमुख वर्गीकरण एवं प्रकार। नगरीय बस्तियों के प्रमुख वर्गीकरण एवं प्रकार। ये नगरीय बस्तियों के प्रमुख प्रकार जो आपको 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो आप प्रश्न है नगरीय बस्तियों पहला जो है नगरीय बस्तियों के प्रमुख वर्गीकरण एवं प्रकार, यानी कि नगरों के कितने प्रकार है। नगरों के मुख्यतः 4 प्रकार है। पहला प्रकार जो है आपके नगर है। नगर 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं। अधिवास का मतलब होता है स्थान या रहने का आवास, रहने का आवास, यानी कि ऐसे नगर जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से तो अधिक है लेकिन 10 लाख से कम हो तो उनको अपन नगर बोलेंगे। इसमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य हो, जिसमें व्यापार उद्योग सेवा क्षेत्र में संलग्न होती है, जैसे राजस्थान का बीकानेर नगर। और जो नगर होती है उसकी जनसंख्या 1 लाख से तो ज्यादा होती है लेकिन 10 लाख से कम होती है। और जिसमें ज्यादा 50% यानी कि उस नगर में रहने वाली 50% से भी ज्यादा जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि के क्षेत्रों में संलग्न या फिर काम नहीं करती, बल्कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जिसमें उद्योग या फिर सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो राजस्थान का बीकानेर शहर है। दूसरा जो नगरीय बस्तियों का प्रकार है वो आपके महानगर। महानगर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले विशाल अधिवासों को महानगर या मेट्रो सिटी कहा जाता है, यानी कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, या फिर उनको अपन मेट्रो सिटी भी कह सकेंगे। ये औद्योगिक व्यापारिक प्रशासनिक एवं उच्च शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्रीय केंद्र होते हैं, जैसे राजस्थान के जयपुर व जोधपुर और कोटा शहर। और जो ये महानगर होते हैं ये आपको औद्योगिक रूप से, व्यापारिक रूप से और शैक्षिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि राजस्थान का जयपुर, कोटा और जोधपुर शहर। अगला जो है आपके चंद्र नगर। क्या है भाई? चंद्र नगर। इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। और ये विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक निरंतर नगरीय पट्टी में बदल जाते हैं, जैसे दिल्ली नोएडा व दिल्ली गुड़गांव क्षेत्र। सन नगर का सर्वप्रथम जो इस शब्दावली का सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। इस सन नगर का मतलब होता है कि 2 या 3 आप बहुत बड़े-बड़े शहर आपस में एक ही पट्टी द्वारा जुड़ जाते हैं, या फिर बहुत ही कम डिस्टेंस या कम दूरी के आसपास स्थित होने के कारण वो एक ही पट्टी द्वारा जुड़ जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सन नगर। और इसका उदाहरण जो है आपके दिल्ली नोएडा व दिल्ली गुड़गांव, यानी कि दिल्ली दिल्ली अपनी राजधानी और नोएडा जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, वो आपस में कम दूरी पर स्थित होने के कारण एक अलग ही नगरीय पट्टी का निर्माण करता है, इसलिए इसको सन नगर की सूची में रखा गया है। अगला जो है आपके वरत नगर, और इसको अपन मेगालोपोलिस भी कहा कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग 1817 में जीन गोटमैन ने किया था। इस शब्दावली का प्रयोग जो है 1857 में जीन गोटमैन ने किया था। ये अत्यंत विशाल नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग व मुंबई। यानी कि वृहत जो शहर है या वृहत नगर है, ये बहुत ही बड़े या विशाल शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या जो है 50 लाख से ज्यादा होती है, जैसे आपके ग्रेटर लंदन, टोक्यो, मुंबई, बीजिंग, न्यूयॉर्क, ये सभी शहर है इसमें। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो आपके है नगरीकरण की प्रक्रिया, उसमें उत्पन्न होने वाली समस्या। अगला जो प्रश्न है वो आपके नगरीकरण की प्रक्रिया है उसमें उत्पन्न होने वाली समस्या। नगरीकरण की प्रक्रिया है उसमें उत्पन्न होने वाली समस्या, यानी कि नगरीकरण किससे कहते हैं, नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है और उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले नगरीकरण का भौगोलिक अर्थ है स्वरूप, यानी कि नगरीकरण का अर्थ क्या होता है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में तीव्र वृद्धि होती है। नगरीकरण का अर्थ यह है कि गांव
जो है वो धीरे-धीरे नगरों में स्थापित हो रहे हैं, यानी कि गाँव के लोग गाँव को छोड़कर नगरों में निवास करने लग रहे हैं, जिसके कारण जो है वो धीरे-धीरे नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। नगरीकरण मूल रूप से जीवन जीने का एक आधुनिक ढंग है। नगरीकरण जो है मूल रूप से जीवन जीने का एक आधुनिक ढंग है, क्योंकि नगरों में जो है वो मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार सभी उनकी आवश्यक सुख सुविधाएँ की नगरों में आसानी से प्राप्ति हो सकती है। जैसे उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, रहने के लिए रोजगार आदि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग गाँव छोड़कर शहरों की या फिर नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। इसका तात्पर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय जीवन मूल्यों के अनुरूप ढालना है। ये प्राथमिक व्यवसायों से द्वितीय व तृतीय आर्थिक व्यवसाय की ओर संक्रमण का मुख्य सूचक है। नगरीयों का अर्थ ये है कि नगर जो है वो प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय में लोगों को संलग्न करे, यानी कि खेती को छोड़कर जो व्यक्ति गांव छोड़ रहा है वो कृषि को भी छोड़ रहा है और आगे आकर उद्योग धंधों में काम कर रहा है या फिर अपना सेवा कर रहा है, तो वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है। अगली है भाई नगरीकरण से उत्पन्न मुख्य समस्या, यानी कि नगरीकरण के कारण मुख्य रूप से कौन-कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पहली जो समस्या है वह असंतुलित विकास। असंतुलित विकास का मतलब है जो नगरों का विकास हो रहा है वो संतुलित रूप से नहीं हो रहा है, असंतुलित रूप से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिक जनसंख्या होने के कारण शहरों का सु समायोजन सही तरीके से या सुनियोजन सही तरीके से नहीं हो रहा है। कृषि एवं कुटीर उद्योगों का विकास पिछड़ जाता है, क्योंकि अधिक सरकारी व निजी पूंजी नगरों में स्थित बड़े उद्योगों में ही निवेश की जाती है। असंतुलित विकास का अर्थ ये है कि कृषि व कुटीर उद्योगों का जो है वो विकास पिछड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। इसलिए गांव के लोग जो पहले कृषि करते थे अब वो शहरों में आने के कारण कृषि को नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ उन लोगों के द्वारा छोटे उद्योग चलाए जा रहे थे वो भी अभी बंद हो रहे हैं। अधिकांश सरकारी व निजी पूंजी नगरों में स्थित बड़े उद्योगों में निवेश की जाती है, और ज्यादा जो निवेश है वो बड़े शहरों में जो अधिक सरकारी व ज्यादा पूंजी वाले उद्योगों में पूंजी निवेश की जा रही है। इसलिए लोगों के कृषि व छोटे जो धंधे हैं, लघु या कुटीर उद्योग है वो बंद हो रहे हैं। दूसरा जो है आपके तीव्र बेरोजगारी। दूसरा कारण क्या है भाई? तीव्र बेरोजगारी, यानी कि तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी। गांव से शहरों की ओर होने वाले भारी पलायन से नगरों में रोजगार खोजने वालों की भीड़ बढ़ रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी कि ज्यादातर लोग गांव से शहरों की ओर आ रही है, जिसके कारण शहरों में रोजगार ढूंढने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है। शहरों में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उनको उनकी संख्या के सापेक्ष रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा जो कारण है वो आपके झुग्गी-झोपड़ी संकेत। गाँव से लोग प्रवास होकर शहरों में आने के कारण वो लोगों को उपयुक्त आवास नहीं मिलने के कारण वो कहीं पर भी खाली स्थान मिलता है शहर में, वहाँ झोंपड़ी बना के रह रहा है उसको, जिससे झुग्गी-झोंपड़ी संकट उत्पन्न हो रहा है। संघन भीड़ के कारण आवास की गंभीर कमी हो जाती है, जिससे अनियोजित गंदी बस्तियों का तेजी से फैलाव होता है। यानी कि शहर में तुलना से ज़्यादा जनसंख्या आने के कारण वहाँ आवास की समस्या आती है, जिसके कारण व्यक्ति जहाँ भी खाली जगह मिलती है वहाँ अपनी झोंपड़ी बना देता है, जिससे गंदी बस्तियों का विकास ज़्यादा हो रहा है। अगला जो है वो आपके प्रदूषण व दुर्घटना है। वाहनों की अधिकता से वायु ध्वनि प्रदूषण व सड़क जाम हो जाते हैं। शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ ध्वनि और वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके साथ-साथ जाम होने के कारण भी दुर्घटनाएँ भी होती हैं। तो ये सभी जो है वो नगरीकरण की मुख्य समस्या है। पहली समस्या तो यही है कि लोग गाँव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, जिसके कारण कृषि और छोटे जो उद्योग धंधे वो बंद हो रहे हैं, उसके साथ-साथ बेरोज़गारी बढ़ रही है और आवास की प्रॉब्लम भी से यहाँ पे समस्या आ रही है।
अगली जो समस्या है वो आपके सामाजिक अलगाव। गांवों से शहरों में विस्थापित होने वाले लोग अक्सर नगरों के भीतर अपनी अलग पृथक बस्तियां बना लेते हैं। सामाजिक अलगाव का मतलब है लोग जब गांव छोड़कर आते हैं तो उनका समाज जो था वो पीछे रह जाता है और वो समाज से अलग हो जाते हैं। और जब वो गांव को छोड़कर जब शहरों में आते हैं तो अपनी एक अलग बस्ती बना लेते हैं, जिसमें मुख्य धारा के नगर समाज में अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। और उस बस्ती में जो अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग स्थानों, अलग अलग धर्म और जाति के लोग आ जाते हैं, तो उनका जो है वो समायोजन, वो सही मेल मिलाप नहीं हो पा जाता है, जिससे सामाजिक अलगाव पैदा होता है। फिर है गंभीर आर्थिक विषमता। गंभीर रूप से जो है आर्थिक विषमता भी होती है, क्योंकि नगरीय जीवन में अमीर तथा गरीब और गरीब हो जाता है। गंभीर आर्थिक विषमता का मतलब है जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और अमीर है जो और अमीर हो जाता है, और इन दो वर्गों के बीच बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अमीर व गरीब व्यक्ति के बीच में बहुत ही भिन्नता उत्पन्न हो रही है। और आर्थिक हाई अतत दोनों वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण बन जाती है। अमीर होने के कारण तथा गरीब और गरीब होने के कारण इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही है, जिसके कारण अमीर आदमी जो है वो गरीबों से नफरत करता है, और गरीब आदमी भी जो है अमीर आदमियों से द्वेष भाव रखता है। अगली जो है ढांचागत समस्या, तीव्र जल संकट, अपर्याप्त सीवरेज और कचरा प्रबंधन की बदहाली जैसी बुनियादी नागरिक समस्या भी पैदा होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण शहरों में जल संकट भी पैदा होता है, सीवरेज समस्या भी, और कचरा प्रबंधन यानी कि अधिक झुग्गी झोपड़ियां होने के कारण लोग कचरा कहीं पर भी फेंक देते हैं, जिसके कारण कचरा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अब इस समस्याओं को दूर करने के उपाय, नगरीकरण की समस्याओं को दूर करने के, अभी अपन ने पढ़ा नगरीकरण की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, अब इन समस्याओं को दूर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली जो समस्या वो मास्टर प्लान का निर्माण, यानी कि शहरों को बनाने के लिए अपन को मास्टर प्लान का निर्माण करना चाहिए। नगरों का पुनर्निर्माण करने के लिए सुव्यवस्थित योजनाएं बनाई जाए और औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों का विकेंद्रीकृत विकास किया जाए। मास्टर प्लान निर्माण का अर्थ यह है कि नगरों का जो है पुनर्निर्माण किया जाए, यानी कि पहले के जो बसे हुए नगर थे उनमें जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, कम जगह बनी थी, तो उनको पुनः निर्माण किया जाए, ताकि लंबी लंबी या फिर चौड़ी सड़कें बनाई जाए, आवश्यक स्पेस बनाया जाए, सीवरेज व्यवस्था को उत्तम बनाया जाए, सड़कें बेहतरीन बनाई जाए, और उसके साथ साथ औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों का विकेंद्रीकृत विकास किया जाए, यानी कि औद्योगिक और आवास जो है वो किन्हीं कम लोगों के हाथ में न होकर उनका जो है वो सभी लोगों में बराबर का हिस्सेदारी हो। दूसरा जो है श्रमिकों के लिए आवास, कारखानों के समीप श्रमिकों के लिए साफ सुथरी कॉलोनियों का निर्माण किया जाए। ज्यादातर लोग कारखानों में काम करते हैं, तो कारखानों के आसपास ही उस कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कारखानों के आसपास ही क्या बनाया जाए, आवास बनाया जाए, जिससे उनके आवागमन का समय भी बचेगा, और उसके साथ साथ शहरों में उनको रहना नहीं पड़ेगा, उसी कारखाने के पास भी रहना पड़ेगा। परिवहन के लिए सार्वजनिक बस या ट्रेन की सुलभ व्यवस्था की जाए, और उन मजदूरों या फिर श्रमिकों को कारखाने में आने के लिए परिवहन या फिर ट्रेन की व्यवस्था की जाए, ताकि वो समय पर आ जा सके। तीसरी जो है समाधान है सीवरेज व नालियों का सुदृढ़ीकरण, यानी कि शहर में बहने वाली नालियों और सीवरेज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाए, यानी कि उनको सुव्यवस्थित रूप से बनाया जाए। सतह व भूमिगत नालियों का विकास तथा जल पूर्ति व बिजली ढांचा दुरुस्त किया जाए, यानी कि नालियों और सीवरेज कनेक्शन या सीवरेज व्यवस्था को भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे से लाया जाए, उसके साथ साथ पानी और बिजली की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए। फिर है भौगोलिक नियोजन, नगर के प्लान बनाने में भूगोलवेत्ताओं की सहायता लेना वैज्ञानिक रूप से अत्यंत आवश्यक है। भौगोलिक नियोजन का मतलब है जब भी आप किसी नए शहर को बसा रहे हो तो उसमें भूगोलवेत्ता का योगदान होना चाहिए, ताकि भूगोलवेत्ता को ये पता हो कि इस जहाँ पर अपन शहर बना रहे हैं वहाँ की भूमि कैसी है, भूमि भूकंप
सहन करने योग्य है या नहीं, गीली मिट्टी तो नहीं है, बाढ़ आएगी तो क्या नदियाँ अपना रास्ता तो नहीं बदलेगी, तो भूगोलवेत्ता की योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है वो ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। पहला जो वर्णन है ग्रामीण अधिवासों में निम्नलिखित समस्या दृष्टिगोचर होती है, यानी कि ग्रामीण आवासों में रहने वाले व्यक्तियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं होती है। पहली जो समस्या है वो आवागमन के साधनों का अभाव। आवागमन के साधनों का यानी कि आने जाने के लिए जो साधन होते हैं उनका अभाव होता है। अपन देखते हैं कि ग्रामीण गांव जो वहां पर सड़कें बहुत कम होती है या फिर आने जाने के लिए गरीब बस्तियों के पास लोगों के पास खुद के साधन नहीं होते, इसलिए उनको पूर्ण रूप से सार्वजनिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण बस्तियां तक पहुंचने के लिए सुलभ सार्वजनिक परिवहन साधनों का घोर अभाव होता है। साधन रहित निर्धन लोगों के सामने सुगम आवागमन एक गंभीर दैनिक समस्या है, यानी कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सार्वजनिक साधन भी नहीं पहुंच जाते हैं, तो उन लोग वहां पर रहने वाले लोगों के लिए आवागमन के साधनों का बहुत ही अभाव है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल का अभाव। अपन देखते हैं कि गांव में पानी को लेकर भी बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि गांव के लोग ज्यादातर वर्षा के पानी पर निर्भर रहते हैं और वो तालाब बनाकर या फिर कुंड बनाकर पानी को सेव या फिर पानी को बचाते हैं। पेयजल की समस्या वर्तमान में विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसमें ग्रामीण लोग प्रदूषित जल पीने को विवश है और कई गंभीर जल जनित संक्रामक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सही रूप से पानी स्वच्छ पानी नहीं मिलने के कारण वो अशुद्ध या दूषित पानी पीने के कारण उनमें बहुत सारी संक्रामक बीमारियां भी हो रही है, क्योंकि ग्रामीण लोग पूर्ण रूप से बरसात या फिर वर्षा के पानी पर निर्भर रहते हैं। बिजली का अभाव। नियमित एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न मिलने से दैनिक व कृषि कार्य बाधित होते हैं। अपन देखते हैं कि गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में बिजली अभी भी पहुंच नहीं पाई है, तो ग्रामीण व्यक्तियों के सामने या फिर ग्रामीण बस्तियों के सामने ये भी एक प्रमुख समस्या है कि वहां पर बिजली का अभाव है, जिसके कारण वो कृषि भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कृषि जो है वो ट्यूबवेल या फिर विद्युत के द्वारा की जा रही है। अगली जो समस्या है वह स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। स्वास्थ्य सेवा का अभाव गांव ग्रामीण में चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उत्पन्न होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता से इलाज के लिए शहरों की ओर भागना पड़ता है, जिससे समय पर उपचार न मिलने से मरीज दम तोड़ देता है। ग्रामीण ग्रामीण समुदाय या फिर गांवों में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण व्यक्ति को अपना इलाज करने के लिए शहरों की ओर भागना पड़ता है, जिसके कारण सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण बहुत सारे गांव के लोग अपना दम बीच रास्ते में ही तोड़ देते हैं। अगली जो समस्या है वह रोजगार की कमी व पलायन, यानी कि गांव में रोजगार के बिल्कुल ही कम अवसर मिलते हैं, जिसके कारण वो पलायन कर लेते हैं या फिर गांव को छोड़कर शहरों की ओर प्रवास कर देते हैं। रोजगारी कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी व मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। युवा विवश होकर शहरों की ओर पलायन कर नगरीय जीवन जीते हैं। रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण वो गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर लेते हैं, जिसके गांव में मुख्य रूप से आपको छिपी बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। छिपी बेरोजगारी का मतलब है एक ही खेत में अगर 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं और किसी समय वो उसी खेत पर 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वो 2 लोगों की जो बेरोजगारी वो छिपी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है गाँव में बरसात के समय जब उपज होती है तो व्यक्ति कृषि कार्य करके काम करता है, बाकी समय वो खाली बैठा रहता है, तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला जो है आपकी शिक्षा व इंटरनेट की कमी। अपन देखते हैं कि गाँव में शिक्षा उच्च शिक्षा की कमी रहती है, उसके साथ-साथ
निम्न शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में भी पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं होते और इंटरनेट की भी भारी कमी होती है। उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव होने से अधिकांश छात्रों को पढ़ाई बीच में ही बंद करनी पड़ती है। यानी कि उच्च तकनीकी या फिर हायर एजुकेशन न होने के कारण ज़्यादातर छात्रों या बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो शहर जाकर पढ़ नहीं सकते और गाँव में उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। कमजोर इंटरनेट नेटवर्क के कारण भी डिजिटल इंडिया की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते। गाँवों में इंटरनेट व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण जो है लोग जो है डिजिटल इंडिया की मुख्य धारा से भी जुड़ नहीं पाए हैं। धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इस एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज की अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक में जाकर डाउनलोड कर दीजिए।